लेकिन मेन है विटामिन डी, पोटेशियम और जिंक। जब इनकी हमारे बॉडी के अंदर कमी होती है तो ब्लड प्रेशर किसी भी पेशेंट का बढ़ जाता है। और ब्लड प्रेशर अधिक बढ़ना हमारे लिए अच्छा नहीं है, क्योंकि यह ब्रेन स्ट्रोक का मेन कारण है। लेकिन अभी डॉक्टर जनरली 120/80 से थोड़ा सा भी अगर ऊपर रहता है बीपी तो तुरंत मेडिसिन शुरू कर देते हैं। लेकिन केवल मेडिसिन लेने से ही इसकी समस्या का समाधान नहीं होता है, और पेशेंट को जिंदगी भर बीपी की दवाई भी खानी पड़ती है, और उसी दवा को खाने से उनको और भी फिर डायबिटीज हो जाता है, पेशेंट को कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है, फिर पेशेंट को ब्रेन स्ट्रोक भी होता है, तो कई तरह की समस्या बाद में भी होती है। नमस्कार, D5 चैनल हिंदी देख रहे दर्शकों का मैं वंदना स्वागत करती हूं। आज एक बार फिर हमारे साथ जुड़े हैं डॉक्टर नवीन। डॉक्टर नवीन, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस प्रोग्राम में। आपका भी मेरी तरफ से बहुत बहुत स्वागत। डॉक्टर नवीन, हाई बीपी की समस्या अपने भारत में तो बहुत ज्यादा देखने को मिलती है, क्योंकि काफी ज्यादा मात्रा में लोग तला भुना खाते हैं। एक तो कारण बीपी का ये भी माना जाता है। इसके अलावा हाई बीपी और नॉर्मल बीपी में आप कैसे अंतर करेंगे? आप हमें सबसे पहले तो ये बताइए, किसे आप हाई बीपी कहेंगे और किसे आप नॉर्मल बीपी कहेंगे? क्या रीडिंग होनी चाहिए? सबसे पहले आपने जैसे कहा कि लोग तला भुना खाते हैं, तो हमारा भोजन का जो प्रक्रिया है, भोजन का जो तरीका है, वो बिल्कुल बदल गया है। हमारा लाइफ स्टाइल भी पूरी तरह से अभी चेंज हो चुका है। सीडेंटरी लाइफ स्टाइल है। हम बहुत अधिक टेंशन में रहते हैं, या कोई पेशेंट है जिसके किडनी में समस्या है या हार्ट में कोई समस्या है, तो इस कारण से बीपी बढ़ जाता है। जनरली हम यही जानते हैं। लेकिन बीपी बढ़ने का और भी कई महत्वपूर्ण कारण हैं, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण कारण है कि यदि हमारे बॉडी के अंदर ट्रेस मिनरल की डिफिशियंसी होती है तो उस कंडीशन में भी हमारा बीपी बढ़ जाता है। तो ऐसे तो बहुत सारे ट्रेस मिनरल हमारे बॉडी को चलाने के लिए, लेकिन मेन है विटामिन डी, पोटेशियम और जिंक। जब इनकी हमारे बॉडी के अंदर कमी होती है तो ब्लड प्रेशर किसी भी पेशेंट का बढ़ जाता है। और ब्लड प्रेशर अधिक बढ़ना हमारे लिए अच्छा नहीं है, क्योंकि यह ब्रेन स्ट्रोक का मेन कारण है। और भारत में डायबिटीज और हार्ट के पेशेंट लगातार बढ़ते जा रहे हैं, और इसका कैपिटल हम लोगों को कैपिटल की संज्ञा दी जा रही है। नॉर्मल बीपी जनरली 120/80 माना जाता है, लेकिन ऐसा नहीं है। 140/90 नॉर्मल बीपी है। एज वाइज यह वेरी करता है। यदि 18 वर्ष तक का कोई युवा है तो उसका 120/80 जनरली रहता है, लेकिन उम्र बढ़ने के साथ साथ हमारा बीपी वेरी करता है। इसके अलावा कोई भी कंडीशन होता है हमारे साथ, तो उस कंडीशन पर भी हमारा बीपी वेरी कर जाता है। तो यदि नॉर्मल पेशेंट है 30 वर्ष से ऊपर का और लगभग 50 वर्ष के व्यक्ति, 140/90 यदि बीपी है तो उसको नॉर्मल माना जाता है। ऐसे ऊपर का जो बीपी का जो वैल्यू है, सिस्टोलिक बीपी, यदि हम एज में 90 जोड़ दें, अपने एज में यदि 90 जोड़ दें तो ऊपर का बीपी जनरली आ जाता है और उसको हम नॉर्मल मानते हैं। लेकिन अभी कई डॉक्टर हैं, जितने भी पुराने डॉक्टर हैं, उनका तो 140/90 ही नॉर्मल वैल्यू है। लेकिन अभी डॉक्टर जनरली 120/80 से थोड़ा सा भी अगर ऊपर रहता है बीपी तो तुरंत मेडिसिन शुरू कर देते हैं। लेकिन केवल मेडिसिन लेने से ही इसकी समस्या का समाधान नहीं होता है, और पेशेंट को जिंदगी भर बीपी की दवाई भी खानी पड़ती है, और उसी दवा को खाने से उनको और भी फिर डायबिटीज हो जाता है, पेशेंट को कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है, फिर पेशेंट को ब्रेन स्ट्रोक भी होता है, तो कई तरह की समस्या बाद में भी होती है। तो यदि हम अपना सब कुछ सही से रखें, अपना लाइफ स्टाइल अच्छे से रखें, खान पान अच्छे से रखें, तो बीपी को नॉर्मल किया जा सकता है। आपने अभी बात करी कि बीपी को नॉर्मल किया जा सकता है, लेकिन लोग घी तेल खाना छोड़ते नहीं हैं, और कई बार तो डॉक्टर्स तक कहते हैं कि घी तेल आपको बिल्कुल नहीं खाना, और फिर भी वो खाते हैं। तो ऐसे में उन्हें आप क्या सलाह देंगे? अगर घी तेल खाना है तो कितनी मात्रा में खाना ठीक रहेगा? उससे ज्यादा नहीं खाना चाहिए। बॉडी के अंदर चिकनाई का भी अपना महत्व है। बिना चिकनाई के बहुत सारे बॉडी के फंक्शन हैं जो अच्छे से काम नहीं करते, लेकिन एक लिमिट मात्रा में लिया जाए तो उससे कोई दिक्कत नहीं होती।
जनरली हम जब सब्जी बनाते हैं और सब्जी बनाने के बाद जब सब्जी को हम थोड़ी देर बाद हम खोल करके देखते हैं और यदि फैट का लेयर ऊपर नहीं जमा हुआ है तो जनरली वह सब्जी हमको हानि नहीं करती, क्योंकि हमारा गॉल ब्लैडर अच्छे से काम करे इसके लिए हमको फैट की आवश्यकता बॉडी में है। हमारे बॉडी में बहुत सारे फंक्शन है जिसको फैट कंट्रोल करता है, और बॉडी में एनर्जी भी, जिस कंडीशन में हम फास्टिंग में रहते हैं उस कंडीशन में फैट भी हमको एनर्जी देने का काम करता है। विटामिन डी के एब्जॉर्प्शन के लिए भी फैट की आवश्यकता है। तो फैट लिमिट मात्रा में यदि हमको मिले तो कोई दिक्कत नहीं होती। अब सवाल है कि फैट किस तरह का लेना है। सबसे पहले तो नॉर्मल सीड्स ऑयल जो है, नॉर्मल सीड्स ऑयल विदाउट रिफाइंड का सेवन किया जाए कम मात्रा में तो हमको हानि नहीं करती। और खासकर हार्ट के पेशेंट को, बीपी के पेशेंट को जनरली सरसों के तेल का सेवन करना चाहिए। यह हमारे हार्ट के लिए बहुत अच्छा रहता है। जनरली हम देखते हैं कि बॉडी के अंदर जब विटामिन डी की डिफिशियंसी होती है तो बीपी बढ़ जाता है। उसके लिए सबसे अच्छा है कि धूप का सेवन कम से कम आधे घंटे तक का, सुबह में यदि समय है तो सुबह में, और फिर शाम का जो ढलान का धूप रहता है उसका सेवन किया जाए। अगर नहीं संभव है तो कम से कम एक टाइम इसका सेवन आधे घंटे के लिए कम से कम कपड़े पहन के करना चाहिए। इसके अलावा बॉडी में यदि पोटेशियम की भरपूर मात्रा रहे तो उससे भी बीपी हमारा नॉर्मल रहता है। पोटेशियम और मैग्नीशियम, पोटेशियम हमारे बॉडी में भरपूर मात्रा में मिले इसके लिए कम से कम यदि एक 100 ग्राम का कप यदि हम लेते हैं तो कम से कम 8 से 10 कप कच्चे हरे फल, सब्जियां या सलाद होना चाहिए। तब जाकर के हमको 4700 मिलीग्राम पोटेशियम को बॉडी को मिल जाता है, जिससे हमारा बीपी नॉर्मल रहता है। और हम क्या करते हैं, सोडियम का बहुत अधिक सेवन करते हैं। जब हम सोडियम का बहुत अधिक सेवन करते हैं, जब हम नमक का बहुत अधिक सेवन करते हैं तो इससे क्या होता है, बॉडी में हमारे दो तरह के हार्मोन बढ़ जाते हैं। एक हार्मोन जिसको हम लोग रेनिन के नाम से जानते हैं, दूसरा हार्मोन जिसको हम लोग एंजियोटेंसिन 2 के नाम से जानते हैं। यह हार्मोन जब बॉडी के अंदर बढ़ जाता है तो यही हार्मोन बीपी बढ़ाने का भी काम करता है। इसके अलावा बॉडी में हमको यदि जिंक की डिफिशियंसी होती है तो उस कंडीशन में भी बीपी बढ़ जाती है। आजकल बहुत से लोग एंटासिड की दवाओं का सेवन करते हैं, या थोड़ी सी भी कोई दिक्कत होती है तो एंटीबायोटिक दवा का सेवन शुरू कर देते हैं। इसके अलावा स्टेरॉइड की दवा का सेवन करते हैं, या डायूरेटिक दवा का सेवन करते हैं। इन दवाओं के सेवन से बॉडी के अंदर जिंक की डिफिशियंसी हो जाती है। यदि खाने की बात करें तो जो हम रिफाइंड फूड का सेवन करते हैं, चीनी का बहुत अधिक मात्रा में सेवन करते हैं, अल्कोहल लेते हैं, या पैक्ड फूड अधिक का भोजन करते हैं, तो उस कंडीशन में भी हमारे बॉडी के अंदर जिंक की डिफिशियंसी हो जाती है। और कई बार ऐसा होता है कि जिंक के डिफिशियंसी से भी पेशेंट का बीपी बढ़ जाता है। बहुत से ऐसे पेशेंट हैं जो कंप्लेन करते हैं कि हमारे मुंह में स्वाद नहीं आ रहा है, नाक से हमारे स्मेल अच्छे से नहीं आ रहा, पहचान नहीं पा रहे हैं। तो ऐसा जिंक की डिफिशियंसी की वजह से होता है। और हम क्या करते हैं, नमक का अधिक सेवन शुरू करते हैं, फास्ट फूड खाते हैं, चटकोरापन अधिक लेते हैं, तो उससे क्या होता है कि जिंक की डिफिशियंसी और बढ़ जाती है, तो बीपी हमारा और बढ़ जाता है। और नमक का हमारा जितना सोडियम की आवश्यकता होती है बॉडी में, पोटेशियम से लगभग आधी होनी चाहिए, और हम लोग क्या करते हैं, सोडियम का मात्रा पोटेशियम से हम लोग बढ़ा देते हैं, उस कंडीशन में हमारा बीपी बढ़ जाता है। तो यदि हम अपने भोजन को संयमित रखें तो निश्चित रूप से बीपी को हम कंट्रोल कर सकते हैं। जिनको हाई बीपी होता है उनकी दिनचर्या कैसी होनी चाहिए, उनका डाइट प्लान क्या होना चाहिए? सबसे अच्छा है कि यदि कोई पेशेंट डायग्नोसिस होता है हाई बीपी का, तो सबसे पहले उनको कुछ दिनों तक अर्जुन का सेवन करना चाहिए। सबसे अच्छा है कि अर्जुन के काढ़े का सेवन किया जाए। अर्जुन का काढ़ा ज्यादा मात्रा में नहीं लेना चाहिए क्योंकि प्रकृति में यह गर्म होता है। तो लगभग 2 ग्राम के आसपास, जो चम्मच जनरली हम भोजन करते हैं उस चम्मच का लगभग आधा छाल लेकर के गिलास पानी में उसको लोग बॉयल करते हैं और उसको छान करके सुबह खाली पेट पीते हैं। तो बहुत सैकड़ों ऐसे पेशेंट हैं जिनका बीपी नॉर्मल है। और जो बीपी के पेशेंट होते हैं हाई बीपी के, उनको निश्चित रूप से पैरों का गर्म स्नान करना चाहिए। सुबह में यदि समय है तो सुबह में, नहीं तो शाम में समय है तो शाम में, दोनों टाइम में एक बार जरूर करना चाहिए। इसके लिए हम लोग क्या करते हैं कि डायरेक्ट फैन के नीचे हम लोग इसको नहीं करते हैं। यदि गर्मी का दिन है
तो फैन यदि बीच में चल रहा है तो किसी कोने में चले जाएंगे, एक गिलास ताजा पानी पीते हैं हम लोग, और एक बकेट लेते हैं, बाल्टी लेते हैं, जिसमें हम लोग पैर जितना हमारा सह जाए उतना पानी डाल करके लगभग 2 फीट के आसपास हमारा पैर उसमें नीचे रख देते हैं। एक नॉर्मल ताजा पानी पीते हैं हम लोग, अपने दोनों पैर को एक बकेट में जिसमें सुसुम पानी रहता है, हल्का गर्म पानी रहता है, उसमें पैर को 15-20 मिनट तक रखना। और कई बार ऐसा देखने को मिला है, बहुत सारे पेशेंट को हम लोग प्रैक्टिकली देखते हैं कि पेशेंट का बीपी 190/20 है, नीचे 100 है, 110 है, तो विदिन 10 to 15 मिनट ही पेशेंट का बीपी 120/80 हो जाता है, केवल पैरों के गर्म स्नान से। क्योंकि जब हम पैरों का गर्म स्नान करते हैं तो पूरा हमारा जो ब्लड है, जैसे हमारा बॉडी के अंदर टेम्परेचर चेंज होता है, पूरा बॉडी का ब्लड वहां चला जाता है, तो ब्लड अधिक सी मात्रा में हमारा नीचे की तरफ चला जाता है, जिससे बीपी हमारा तुरंत नॉर्मल होता है। इसके अलावा पैरों में, जिसको हम लोग पिंडली के नाम से जानते हैं, उसको काफ मसल भी बोलते हैं, वह जो है इम्प्योर ब्लड को ऊपर फेंकता है, और कभी कभी होता है कि ब्लड वेसल में ब्लड का सप्लाई अच्छे से नहीं होता है, उस कंडीशन में पेशेंट के बीपी बढ़ जाते हैं। तो बड़ा अच्छा काम करता है पैरों गर्म स्नान। इससे करने से यदि पेशेंट अर्जुन का काढ़ा का सेवन करे, पैरों का गर्म स्नान लेवे, तो 10 से 15 दिन के अंदर में न्यूली डायग्नोसिस पेशेंट है, यदि हार्ट के अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं है, किडनी की कोई समस्या नहीं है, तो पेशेंट नॉर्मल। इसके अलावा बीपी के पेशेंट को नाइट्रस ऑक्साइड का भोजन के रूप में और प्राणायाम के रूप में, दोनों कंडीशन में उसका यदि प्रयोग करता है तो बड़ा अच्छा बीपी में लाभ मिलता है। ये हमारा जो जिंक होता है, ट्रेस मिनरल, यह जिंक क्या करता है कि एक रॉ मटेरियल का काम करता है हमारे नाइट्रस ऑक्साइड के प्रोडक्शन में, एक हेल्पर का काम करता है। यदि हम प्राणायाम करते हैं, अनुलोम करते हैं, भस्त्रिका करते हैं, भ्रामरी करते हैं, उद्गीत प्राणायाम करते हैं, उनका उच्चारण, तो इससे भी बॉडी के अंदर नाइट्रस ऑक्साइड अच्छी मात्रा में निर्माण हो जाता है। नाइट्रस ऑक्साइड यदि अच्छी मात्रा में रहेगा तो हमारा बीपी नॉर्मल रहेगा। और भोजन में भी यदि कच्चे सब्जियां, सलाद, खासकर ड्राई फ्रूट्स को पानी में भिगो करके, जितने भी ड्राई फ्रूट्स हैं, एप्रिकॉट है, एलमंड है, कैसू हैं, या जितने भी बेरीज हैं, पोमग्रेनेट हैं, इनको यदि सेवन किया जाए तो नाइट्रस ऑक्साइड भी मेंटेन हो जाता है, इससे बीपी भी मेंटेन हो जाता है। जिंक की डिफिशियंसी भरपूर मात्रा में इससे हमको मिल जाती है। और यदि पोटेशियम की वजह से दिक्कत होता है तो उस पेशेंट को ग्रीन जूस का सेवन करना चाहिए, या कच्चे सब्जी सलाद का सेवन करना चाहिए। हाई बीपी के पेशेंट को सलाद के रूप में निश्चित रूप से कच्चा नारियल का सेवन प्रतिदिन करना चाहिए। और सुबह के समय में कम से कम, जितना में शरीर कम से कम थक जाता है, 3 से 4 किलोमीटर ब्रिस्क वॉकिंग करते हैं, या 5 से 10 मिनट हम लोग तेजी से दौड़ते हैं, तो इससे बीपी का पेशेंट बड़ा जल्दी ही नॉर्मल हो जाता है। अगर किसी का अचानक से बीपी बढ़ जाए तो उस वक्त क्या करें? बीपी बढ़ने के साथ सबसे पहले पेशेंट को बेड पर नहीं लेटाना चाहिए। बहुत से लोग ऐसे गलतियां कर देते हैं कि पेशेंट के बीपी बढ़ने पर उनको बेड पर लिटा देते हैं। पेशेंट का जब भी बीपी बढ़े तो उनको कुर्सी पर या बिछावन पर, जहां पर संभव, बैठा कर रखना चाहिए, और इमीडिएट यदि पेशेंट को पानी पिला करके, और यदि गर्म पानी में हम उसको पैर रखते हैं तो 10 से 15 मिनट के अंदर में पेशेंट बिल्कुल नॉर्मल हो जाता है। यदि 15 मिनट बाद पेशेंट का बीपी 15 मिनट पहले चेक करेंगे जिसमें पेशेंट को दिक्कत हो रही है, और पैरों का गर्म स्नान करने के बाद हम चेक करेंगे तो बिल्कुल 120/80 हमारा बीपी मिलता है। और उस कंडीशन में क्या करते हैं हम लोग, एक कपड़ा भिगो करके बैठे अवस्था में रीढ़ के सबसे नीचे, जो हमारा कॉकिस का पार्ट है, वर्टिब्री का जो सबसे नीचे का पार्ट, वहां पे ताजे पानी से तौलिया भिगो करके यदि रख देते हैं तो उससे भी बीपी बड़ा तेजी से शट डाउन होता है। डॉक्टर नवीन, अक्सर लोगों में भ्रांति होती है कि दूध नहीं पीना चाहिए, गर्म दूध नहीं पीना चाहिए, इससे भी बीपी बढ़ जाता है, तो क्या ये सही है? डेयरी प्रोडक्ट्स वैसे तो हर एक डॉक्टर मना ही करते हैं, मगर लोगों को आदत है दूध पीने की, तो इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? बहुत से डॉक्टर पेशेंट को बोलते हैं कि आप नमक का सेवन कम से कम रात में छोड़ दीजिए, तो पेशेंट क्या करते हैं, दूध का सेवन शुरू कर देते हैं। फिर बीपी चेक कराते हैं, पता चलता है कि पहले से भी और बढ़ गया। तो उस कंडीशन में यदि कोई पेशेंट है और पेशेंट का उम्र यदि 18 वर्ष से ऊपर है तो उसको सबसे पहले दूध का सेवन नहीं करना चाहिए। दूध के जगह पर पेशेंट को दही का सेवन करना चाहिए।
दही में, टमाटर में एक लेसिथिन एंजाइम पाया जाता है जो ब्लड प्रेशर कम करने का काम करता है। तो दूध का सेवन करने से ब्लड प्रेशर निश्चित रूप से बढ़ जाता है। पेशेंट को यदि कहा जाता है कि रात में नमक का सेवन नहीं करिए, तो इसका मतलब है कि रात के समय में सलाद और रोटी का सेवन करिए, और रोटी भी मिक्स करके, थोड़ा सा मोटा अनाज मिक्स करके, गेहूं के आटे में किसी दिन मक्का मिक्स कर लिए, किसी दिन ज्वार मिक्स कर लिए, किसी दिन बाजरा मिक्स कर लिए, किसी दिन रागी मिक्स कर लिए। एक तो रोटी भी खाने में अच्छा लगता है, पेट भी बड़े अच्छे से साफ होता है, बॉडी को स्ट्रेंथ भी मिलता है, मिनरल की डिफिशियंसी भी पूरी होती है, बीपी भी इससे कंट्रोल रहता है। तो दूध का सेवन जनरली यदि पेशेंट हैं तो उनको नहीं करना। डॉक्टर नवीन, जब किसी को हाई बीपी होता है तो उसके सिम्टम्स क्या होते हैं? कोई घर में रह के कैसे पहचान सकता है कि उसको बीपी हाई हो गया है? जब किसी पेशेंट का बीपी हाई होता है तो सबसे पहले पेशेंट को पता चल जाता है, पेशेंट को किसी काम में मन नहीं लगता, पेशेंट हमेशा घबराया हुआ रहे, उसको बेचैनी होने लगती है। बहुत सारे ऐसे पेशेंट हैं जिनको पसीना आने लगेगा और किसी भी काम में उनको मन नहीं लगेगा। कभी कभी पेशेंट को बहुत सारे ऐसे पेशेंट हैं जिनको बहुत ज्यादा चक्कर आने लगते हैं, सिर दर्द करने लगता है। बहुत सारे पेशेंट हैं उनको पीछे गर्दन से भी दर्द शुरू होता है आगे की तरफ। तो यदि इस तरह का सिम्टम शो होता है तो उस कंडीशन में एक बार बीपी चेक करा करके देख लेना चाहिए कि बीपी की क्या है। अक्सर लोग चाय भी पी लेते हैं, तो क्या बीपी जिनको होता है उनको चाय पीनी चाहिए? नहीं, बीपी के पेशेंट को चाय में निकोटीन बहुत अधिक मात्रा में पाया जाता है। इसके अलावा नशा से संबंधित कोई भी चीज का सेवन बिल्कुल नहीं करना चाहिए, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि बहुत ऐसे पेशेंट हैं जिनका बीपी बिल्कुल लो हो जाता है। उस कंडीशन में क्या करते हैं, बीपी यदि किसी पेशेंट का बिल्कुल लो हो गया है और पेशेंट को आप कॉफी पिला देते हैं तो तुरंत उस पेशेंट का बीपी हाई हो जाता है। तो उसी तरह से यदि हाई बीपी पहले से है और उसमें चाय पिया जा रहा है तो बीपी और उससे हाई होगा। इसलिए उस कंडीशन में हमको चाय का सेवन नहीं करना चाहिए। फिर भी बहुत से ऐसे पेशेंट हैं जो नहीं मानते हैं, चाय पीते ही हैं, तो उनके लिए सबसे अच्छा है कि जब वह चाय बनाते हैं या चाय बनाने के बाद कम से कम 2 चुटकी की मात्रा के आसपास दालचीनी चूर्ण यदि उसके साथ मिक्स करके लेते हैं तो बीपी का बहुत प्रभाव बॉडी पर नहीं पड़ता है और धीरे धीरे इससे बीपी भी कम हो जाता है। आपने अर्जुन की छाल का काढ़ा बताया, इसके अलावा और क्या चीज होती है जिनका काढ़ा हाई बीपी के अंदर फायदेमंद होता है? सबसे अच्छा है कि सर्पगंधा का सेवन करना चाहिए। सर्पगंधा का चूर्ण जो है अपने से भी बनाया जा सकता है या बहुत सारी अच्छी कंपनियां बनाती भी। सर्पगंधा लेने से भी बीपी नॉर्मल हो जाता है। बहुत ऐसे पेशेंट हैं जिनको टेंशन की वजह से बीपी हो जाता है और अश्वगंधा के सेवन से बीपी बढ़ता है, तो डायरेक्ट अश्वगंधा उनको सेवन नहीं करना चाहिए। यदि 100 ग्राम हम लोग चूर्ण लेते हैं किसी भी चीज का, तो 80 ग्राम चूर्ण हम लोग लेते हैं सर्पगंधा का और 20 ग्राम चूर्ण लेते हैं हम लोग अश्वगंधा का, और आधा चम्मच सुबह शाम यदि इसका सेवन करते हैं तो टेंशन में भी बड़ा अच्छा लाभ करता है और बीपी में भी बड़ा अच्छा लाभ करता है। जो व्यक्ति चूर्ण नहीं सेवन कर सकते हैं, बहुत ऐसे पेशेंट हैं जिनको चूर्ण के सेवन से कई तरह की दिक्कत आ जाती है, वो इसका टेबलेट के फॉर्म में भी सेवन कर सकते हैं। पानी में भी मिक्स करके इसको टेबलेट भी बनाया जा सकता है या बहुत सारी अच्छी कंपनियां टेबलेट भी बनाती हैं, उसका भी सेवन किया जा सकता है। एलोपैथिक मेडिसिन के साइड इफेक्ट बहुत ज्यादा होते हैं, तो वो साइड इफेक्ट किन बीमारियों को जन्म देते हैं? यदि कोई पेशेंट बीपी का मेडिसिन ले रहा है तो 5 से 10 साल के अंदर में सबसे पहले उनके घुटने में दर्द शुरू हो जाए और 5 से 10 सालों के अंदर या तो उनका ट्राइग्लिसराइड कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाएगा या उनको डायबिटीज की समस्या होगी, हार्ट से संबंधित समस्या होने की संभावना भी और बढ़ जाती है। तो बीपी के मेडिसिन के बहुत सारे साइड इफेक्ट हैं, इसलिए जो उपाय बताया गया उसका यदि सेवन किया जाए तो उससे बीपी नॉर्मल है। डॉक्टर नवीन, आप जाते जाते दर्शकों को अपना फोन नंबर जरूर बताएं। यदि कोई समस्या है तो आप हमसे डायरेक्ट संपर्क कर सकते हैं। मेरा नंबर 99346712229।
डॉक्टर नवीन, अगर हमारे दर्शकों के कोई भी सवाल हुए तो वो हमें कमेंट बॉक्स में लिखेंगे, आप उन्हें उनका जवाब जरूर दीजिएगा। दर्शकों के सवाल के जवाबों के लिए हम एक एपिसोड अलग से भी बनाएंगे, तो आपके भी अगर कोई सवाल हो तो आप हमें लिख करके भेज सकते हैं। डॉक्टर नवीन, आप हमसे जुड़े, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे तरफ से आपका बहुत बहुत अगले एपिसोड में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।